एक क्वेश्चन आपने पूछा है कि नंबर लाइन में ई, एफ, जी और इस तरह से इसी में एक आगे एच पॉइंट पड़ेगा, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप देखो ये निशान दिए हुए हैं, ये काउंट करने हैं आपने 0 से 1 के बीच में। जो पहला निशान है इसको पढ़ेंगे 0.1, फिर 0.2, 0.3, 0.4। जब हम ई पे पहुंचे तो क्या मिला हमें 0.8, तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या हुई 0.8। इसी तरह से अगर ये एफ है यहाँ पे है ना, यहाँ तक हमें पता है यहाँ पे इस निशान की वैल्यू क्या है, इस सिंबल की 1, तो यहाँ से आगे को 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 आ गया एफ पे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2, जी के लिए आपको देखना है 2 से आगे 2.1, 2.2 आ गया है। इसी तरह से एच देखेंगे आप। ये क्वेश्चन है आपका फ्रैक्शन वाला, इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है। तो हम डेसिमल में चेंज करने के लिए अगर अपॉन में 100 हो, 1000 हो, यानी 10 रेस्ट पावर, ये 10 रेस्ट पावर 2 है 100, तो इस तरह की वैल्यू हो तो हम बिना डिवाइड किए ही लिख सकते हैं। देखेंगे जीरोस कितने हैं 1, 2, तो 2 प्लेस काउंट करेंगे राइट टू लेफ्ट 1, 2, और थर्ड प्लेस पे क्या है 1, तो थर्ड प्लेस पे लग जाएगा डेसिमल। 2 प्लेसेस बाद क्या लग जाएगा मतलब डेसिमल। ये बन गया 0.18। उसी तरह से आपका एक पार्ट ई है 9/25, इसको भी डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। या तो आप 25 से 9 को क्या कर दो डिवाइड, तब भी चेंज हो जाएगा। लेकिन एक इजी मेथड ये है कि डिनोमिनेटर को आप किस में चेंज कर दो, 10 में, 100 में, 1000 में। 25 के टेबल में 100, 25 4 ज़ा, अगर मैं इसको 4 से कर रहा हूँ तो ऊपर भी मेरे को 4 से करनी होगी, तो बन गया 36/100। ये सब काम क्यों किया, ताकि डिनोमिनेटर 100 बन जाए और डेसिमल इजीली कन्वर्ट हो जाए। तो 2 जीरोस हैं तो 2 प्लेस काउंट करेंगे राइट टू लेफ्ट और लग जाएगा डेसिमल। 1 को काउंट करते हैं डेसिमल, ठीक है। जैसे एक एफ पार्ट है 12/200, इसमें 100 नहीं है, 2 है बीच में, तो आप क्या कर दो, पहले तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 6, 2 × 100, वही मतलब है 2 × 6 12 होता है, 2 × 100 200 होता है। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, ये क्या आएगा 6/100। अब 6/100 को डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी है। कितने प्लेस 1, 2, यहाँ प्लेस कितना है 1 ही, तो 2 प्लेस क्रिएट करने के लिए 0, जैसे ही 2 प्लेस क्रिएट हुए डेसिमल। एक क्वेश्चन में आपको पेंटागन बनाने के लिए कहा है। पेंटा मीन्स 5 साइड, ये हमने बना दिया ऐसा पॉलीगन जिसकी है 5 साइड्स। नेम कर देंगे ABCDE। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है पहला आपसे, साइड्स के नेम बताओ। साइड क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट, तो कितने लाइन सेगमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, सबके नेम लिखेंगे, नेम ऑफ साइड्स। वो क्या है AB, BC ऐसे लगा दो, CD एंड DE, एक मैंने आपको छोड़ी, ठीक है, ये आपको बताना। फिर सेकंड क्या है एडजेसेंट साइड्स, जिसको मैं आपको कल समझा रहा था। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, एडजेसेंट साइड्स वो होती हैं जो एक पॉइंट पे मिलती है, या यूं कहें उनका एक कॉमन पॉइंट होता है। जैसे ये भी कॉमन पॉइंट है ना दो साइडों का, इस और इसका, ये भी कॉमन पॉइंट है, इसका भी और इसका भी। जिस तरह से सी भी कॉमन पॉइंट है, इसका भी और इसका भी। तो एडजेसेंट साइड्स होंगी पेयर में। जैसे बी पॉइंट पे जो साइड्स आके मिल रही है वो कौन है, ए बी है ना, आर ए बी के पास में, और बी सी भी, तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम पेयर। पेयर कौन सा आ गया, ए बी कॉमा बी सी आया ना, कॉमन पॉइंट क्या है बी। उसी तरह से सी से देखें तो
BC और CD, कॉमन पॉइंट सी है ना, सी है कॉमन पॉइंट। तो एडजेसेंट साइड्स में जिन दो साइड्स के बीच में एक कॉमन पॉइंट हो। अब देखो BC और ED कॉमन एडजेसेंट साइड्स नहीं हो सकती क्योंकि इनका कॉमन पॉइंट कोई नहीं है। कॉमन मीन्स जो दोनों का हो, जैसे BC और CD का C पॉइंट कॉमन है, BC का भी है, BC में भी C आ रहा है और CD में भी C आ रहा है, राइट। तो BC और ED कॉमन होगी या एडजेसेंट होगी? नहीं। उसी तरह से D पॉइंट से देखेंगे तो CD और DE ये पेयर है एडजेसेंट साइड के। D पॉइंट कॉमन है CD में भी और DE में भी। एक मैंने आपको छोड़ा पेयर, एक पेयर आपको बताना है, ठीक है। मैंने कितने पेयर बना दिए? 1 2 3 बना दिए मैंने। A से मैंने बात की, B से बात की, 2 बच गए आपको, ठीक है। B के लिए बता दिए मैंने, C से भी 2 एडजेसेंट साइड है, D से भी 2 है, E से भी 2 होंगी और A से भी 2 होंगी। ये आपको होमवर्क रहा। नेक्स्ट है वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होती है? जहाँ पे दो साइड्स मीट करती है, यहाँ जहाँ पे एंगल बनता है वो वर्टिसेस होती है। तो एंगल कहाँ कहाँ बन रहा है? यहाँ 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 यहाँ। तो वर्टिसेस क्या है? ABCDE। ए भी वर्टिसेस है, BB CB DB और EB, ठीक है। दोनों तरीकों से समझ सकते हो। फर्स्टली जहाँ पे दो साइड्स मीट करती हैं या जहाँ पे एंगल बनता है, राइट। नेक्स्ट है फिर क्या? एडजेसेंट वर्सेस। एडजेसेंट वर्टिसेस वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे समझेंगे एडजेसेंट वर्टिसेस? जैसे ये चीजें ना, इनको क्या बोलते हैं? साइड भी बोलते हैं और एज भी बोलते हैं। ये जो चीज है ना, लाइन सेगमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी किनारा। तो उस एज के एंडिंग पॉइंट्स पे जो वर्टिसेस होते हैं उनको बोलते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस। ये वर्टिसेस है ना, ए भी वर्टिसेस है, बी भी है, लेकिन जो एक एज के किनारे हो, एक एज की वर्टिसेस को कहते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस। जैसे एक बी है, लाइन सेगमेंट है, इसकी वर्टिसेस कौन हुई? ए कॉमा बी हुई एडजेसेंट वर्टिसेस, क्योंकि दोनों सेम एज के वर्टिसेस है। सेम एज की वर्टिसेस को बोलते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस। उसी तरह से इस एज की वर्टिसेस क्या होगी? बी और सी। बी और सी क्या है आपस में? एडजेसेंट, बिकॉज ए की लाइन की वर्टिसेस है ये। इसी तरह से आपको इसकी सी और डी भी क्या है? एडजेसेंट वर्टिसेस। उसी तरह से डी और ई भी क्या है? एक ही एज की वर्टिसेस, यानी एक ही लाइन के दो एंड पॉइंट, ऐसे भी समझ सकते हो। तो 3 मैंने लिख दी, 2 आपको लिखनी है, करेक्ट। उसके बाद बचा डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? जो आपकी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, ये सारी वर्टिसेस है ना, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को अगर मिलाएं तो बनता है डायगोनल। इसको जिसको नहीं, नॉन एडजेसेंट, जो एडजेसेंट नहीं है, तो ए और सी, ए और डी, राइट। बी से भी मिला सकते हैं, 2 डायगोनल बन गए, ये बन गए 3, ये बन गए 4 और ये बन गया 5। तो एक पेंटागन में कितने डायगोनल हुए? 5। नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू 5। अगर नेम देने उनके तो AC, डायगोनल के नेम AC AD है ना, और बी क्या है ये? E, BE और BD। एक डायगोनल मैंने आपको छोड़ दिया, बताना है आपको, ठीक है। फिर और क्या पूछा था आपने? ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसकी 4 साइड्स होती हैं। तो उसके बारे में बताना था, कुछ क्वेश्चंस जो पूछे हैं हमसे। क्या क्या पूछे हैं? जैसे एडजेसेंट साइड्स, क्या पूछा है? एडजेसेंट साइड्स।
एडजेसेंट साइड्स हम अभी भी डिस्कस कर चुके हैं पीछे पेंटागन में, जिनका एक कॉमन पॉइंट हो, राइट। तो बी सी सी डी है ना, बी सी कॉमा सी डी ये एडजेसेंट साइड है, एक ही कॉमन पॉइंट है। और डी से देखो तो सी डी और ए डी ये एडजेसेंट साइड है ना। फिर ए से देखोगे तो एक पेयर यहाँ से निकलेगा, फिर बी से देखोगे तो एक पेयर यहाँ से निकलेगा, ये होमोफोरा है ना, एडजेसेंट साइड्स जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है, दैट्स ऑल। फिर है उसके बाद क्या, अपोजिट साइड्स, विपरीत साइड, इसके अपोजिट कौन है, ये अपोजिट साइड्स। तो बी सी की अपोजिट, बी सी एंड ए डी आर अपोजिट साइड्स है ना। उसी तरह से ए बी और सी डी ये आपको लिखना है। फिर है अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स क्या हुए, जैसे एंगल ये पूरा का पूरा बी है, राइट। तो इसका अपोजिट कौन होगा, डी, बिल्कुल सामने वाला। सी का अपोजिट कौन होगा, ए। एंगल बी कॉमा एंगल डी आर अपोजिट एंगल्स, सामने वाले, साथ वाले नहीं, सामने वाले एंगल होते हैं अपोजिट एंगल, ठीक है, ए और सी। इस तरह से, करेक्ट, समझ आ रही होगी मेरी बात। और उसके बाद क्या पूछा है, अब एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट एंगल इजी थे, एडजेसेंट एंगल्स हम कल ही डिस्कस कर रहे थे। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका ओरिजिन पॉइंट सेम होता है, ओरिजिन पॉइंट सेम होता है और उनकी एक आर्म कॉमन होती है, जैसे ये 1 और 2 एंगल है ना। ये एंगल 1 एंड 2 आर कैसे एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स। व्हाई, बिकॉज दे हैव द सेम ओरिजिन एंड दे हैव द कॉमन आर्म। ये जो आर्म है, नाम रख देता हूँ इसका, ये जो ओ ए आर्म है ये ऊपर एंगल 1 की भी है और एंगल 2 की भी है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स, जैसे ये एंगल है, देखो कौन सा, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला एडजेसेंट है ना। वाई, सेम पॉइंट ओरिजिन का और दोनों एंगल्स की कॉमन साइड है, ये बी डी बोल दो इसको चाहे, ठीक है, राइट। ये होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। नाम क्या बोलेंगे इसका, जैसे एंगल ए बी डी, इस वाले एंगल का नाम है, किस आर्म से बना है, ए बी और बी डी आर्म से मिलके बना है, तो इसका नाम क्या होगा, ए बी डी। जो एंगल है वो बीच में रखना है, ठीक, ए बी आर्म और बी डी आर्म से बना है ये वाला एंगल, बना है कि नहीं बना है। और नीचे वाले एंगल का नाम क्या होगा, डी बी सी, एंगल डी बी सी, क्योंकि ये नीचे वाला जो एंगल है वो डी बी आर्म और बी सी आर्म से बना है, तो डी बी सी इसका नाम पड़ गया। दे बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स, व्हाई, बिकॉज दे हैव सेम ओरिजिन एंड अ कॉमन आर्म बिटवीन देम, बी डी, राइट। तो इसी तरह से एक ये ही नहीं है, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे इनके नेम लिखने हैं, आर एडजेसेंट, ठीक है। यहाँ से लिखना है एडजेसेंट एंगल्स, फिर ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना है, ये दो, फिर अगले दो, फिर अगले दो, ठीक है। दो यहाँ पे निकले, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, राइट। तो अपोजिट एंगल भी डिस्कस हो गए, एडजेसेंट एंगल्स भी डिस्कस हो गए। डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या है इनके, बी डी और ई सी, है ना। तो इस तरह से एक क्वेश्चन था आपका 345 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है। देखो इसके कई तरीके हैं। कोई भी एंगल बनाना हो तो पहले आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, राइट, फिर डी रखते हैं, डी में मेजर करते हैं, और डी में कितने तक के एंगल होते हैं, 180 डिग्री तक के। अगर आपने 345 डिग्री का एंगल बनाना होगा तो डी में अवेलेबल ही नहीं है, तो कैसे बनाओगे। तो डी से अगर बनाओगे तो पहले कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ से ऐसे बनेगा, वो 180 डिग्री यहाँ तक पहुंचेगा, है ना। अब डी को पहले आप सीधी रखते हैं ना, फिर आप उल्टी रखोगे नीचे, 180 तक बना यहाँ पे 180, और हमें कहाँ जाना है 345 तक। तो 345 और 180 का डिफरेंस कितना है, 5, 14 से 8 गया 6, 165 डिग्री और चाहिए 360
345 तक पहुंचने के लिए। तो डी को उल्टा रखेंगे नीचे की तरफ और कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे उसमें 165 का इस तरफ आगे को। तो पहुंचते पहुंचते शायद यहाँ तक पहुंच जाएगा। डी रिप्रेजेंट करेगी ऐसे और ये एंगल ऐसे बनेगा, है ना। एक तरीका ये है, ये बन गया 345 डिग्री का एंगल, एक तरीका ये। दूसरा तरीका जो इजी वाला है उसमें वही चीज़ क्या करना है, 360 से माइनस कर देना है 345, यानी जिस एंगल को आपको बनाना है। तो कितना डिफरेंस आया 15 डिग्री। तो डी को आपको पहले आप ऐसे रखते थे ऊपर की तरफ में, ऊपर ही नीचे की तरफ को रखना है इसी पॉइंट पे, और कितने डिग्री का एंगल बनाना है 15 डिग्री का। डी बता दे कि आपको 15 डिग्री का एंगल, है ना। मान लो ये बन गया कितने डिग्री का एंगल 15, लिखना नहीं है यहाँ पे 15, ओके। तो जो बाहर का एंगल जो बचा ना ये वाला, ये ऑटोमेटिकली कितने का बचेगा 345 डिग्री का, क्योंकि 360 से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 345, है ना। ये 15 का आपने बनाया ज़रूर, लेकिन ये रिप्रेजेंट नहीं करना। रिप्रेजेंट कौन करना है, आउटर एंगल, दैट विल बी 345 डिग्री। क्लियर, नेम कर दो चाहे आप इसको AOB। पढ़ेंगे किसे कैसे इसको, रिफ्लेक्स ऑफ AOB। 7th क्वेश्चन आपने पूछा है, देखो क्वेश्चन समझते हैं। जैसे आप ही हो पारस, सपोज करो सौम्या, यहाँ पे है सौम्या, तो कहीं पे उसको जानना है, ठीक है। तो 2.5 किलोमीटर आप यहाँ तक A से B तक पैदल चले, फिर बस ले लिया आपने, फिर B से C तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 6.5। ये समझो आप पहले से कहाँ पहुँच गए, सेरी से फिर कहाँ पहुँच गए, कैम्ब्रिज स्कूल ही समझ लो, ठीक है। फिर बस से उतर गए, बस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 6.5 किलोमीटर। तो अभी भी आपको आगे जैसे जाना था कहीं, कैम्ब्रिज से थोड़ा आगे कहीं, तो टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ A से चले आपको D तक पहुँचना है। तो जो टोटल डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना था इट वाज वो 11.25। तो हमसे यही पूछ रहे हैं कि अब उस पारस को कितना डिस्टेंस किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए बचा, ठीक है। तो पारस वॉक्स 2.5 किलोमीटर। अब क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन बस या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बस इज इक्वल टू 6.5 किलोमीटर। अब पूछा है हाउ मैनी मोर किलोमीटर डज ही हैव टू ट्रैवल, अब कितना और उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है उसको, टोटल डिस्टेंस है 11.25 किलोमीटर। द डिस्टेंस पारस ट्रेवल्ड, पारस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, द डिस्टेंस पारस ट्रेवल्ड इक्वल टू पैदल वाला डिस्टेंस प्लस बस वाला डिस्टेंस, कितना हो गया ये 5 5 10 6 2 8 1 9 किलोमीटर अभी उसने ट्रैवल किया है। तो अभी उसको 11.25 किलोमीटर और ट्रैवल करना है ना। तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचा, टोटल 11.25 माइनस 9 किलोमीटर, तब पता चलेगा द डिस्टेंस he have to travel equal to total distance minus distance covered by पारस। तो वो क्या है 11.25 टोटल है, 9 किलोमीटर उसने ट्रैवल कर लिया है। तो 11 से 9 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 2.25 किलोमीटर अभी उसको और ट्रैवल करना है, ठीक है। क्वेश्चन 9th क्या है, ए हाइकर क्लाइम्स 83.43 मीटर्स फ्रॉम बेस कैंप। एक पर्वतारोही पहाड़ चढ़ने वाले जो होते हैं, ये बेस कैंप है। बेस कैंप मतलब जहाँ से पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है, ठीक है। तो वो बेस कैंप भी सी लेवल से कितना ऊपर है 3286.33
मीटर इतना ऊंचा है सी लेवल से, ठीक है। तो यहाँ से वो पर्वतारोही चढ़ाई शुरू करता है और कितना चढ़ता है स्टार्टिंग में 83.43 मीटर। ये पहाड़ है ऊपर को, तो कितना डिस्टेंस फर्स्ट टाइम में चढ़ता है वो, यहाँ तक पहुँच गया मान लो 83.43 मीटर, इतना चढ़ा। फिर वो रुका, फिर दोबारा दूसरी बार वो यहाँ से ऊपर को कितना चढ़ा 46 पॉइंट कितना 46.97 मीटर, यहाँ पहुँच गया वो। तो यहाँ से उसने चलना शुरू किया, खड़ी चढ़ाई चढ़ी, पहले ये चढ़ी फिर ये चढ़ी। पूछा क्या है, व्हाट एल्टीट्यूड वुड ही हैव रीच्ड आफ्टर दिस एफर्ट। अब वो कितनी हाइट पे पहुँच गया है, ठीक है। तो देखो टोटल हाइट क्या होगी, सी लेवल से पहले से ही बेस कैंप इतनी ऊंचाई पे है, इतनी हाइट पे, इतने एल्टीट्यूड पे, और ये हाइट उसने चढ़ी यहाँ पे फर्स्टली, फिर दूसरी बार ये चढ़ी। तो टोटल एल्टीट्यूड क्या होगा, ये वाला एल्टीट्यूड जो सी लेवल से बेस कैंप का एल्टीट्यूड है, प्लस जो हाइट उसने पहली बार चढ़ी और दूसरी बार चढ़ी, इन तीनों का सम। समझ आ गया आपको। तो डिटेल में क्या लिखेंगे, पहले हाइट ऑफ या एल्टीट्यूड ऑफ बेस कैंप फ्रॉम सी लेवल, तो कितना है वो 3286.33 मीटर। फिर क्या लिखेंगे हम, हाइकर क्लाइम्स द हाइट फ्रॉम बेस कैंप, हाइकर क्लाइम्स द हाइट, हाइट लिखो या एल्टीट्यूड लिखो, फ्रॉम बेस कैंप इक्वल टू कितना है 83.43 मीटर, ये पहली चीज़ लिखी। फिर हाइकर क्लाइम्स अगेन हाइट फ्रॉम, अब बेस कैंप से नहीं, फर्स्ट रेस्टिंग पॉइंट से कितनी हाइट उसने ट्रेवल की दोबारा 46.97। अब हमसे पूछा है व्हाट एल्टीट्यूड ही हैव रीच्ड, तो हम लिखेंगे द एल्टीट्यूड ही हैव रीच्ड, किस हाइट पे वो पहुंच गया। तो सी लेवल से लेके बिल्कुल टॉप तक, यहाँ बेस कैंप से नहीं, पूरी एल्टीट्यूड पूछा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ना कि इतना सा। तो ये वाली हाइट भी प्लस होगी 3286.33 प्लस 83.43 प्लस 46.97, ये तीनों हाइट्स ऐड होंगी और जो इनका आंसर होगा उस एल्टीट्यूड पे वो पहुंच गया होगा, ठीक है। जैसे आप हो, मान लो आपके घर की 3 मंजिला घर है, अभी आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, है ना। फर्स्ट फ्लोर से आप चढ़े दूसरे फ्लोर पे, मान लो 10 फीट चढ़े आप, है ना। फिर सेकंड से थर्ड को 10 फीट और चढ़े। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस एल्टीट्यूड पे हो ग्राउंड से, तो ये डिस्टेंस तो आपने फर्स्ट फ्लोर से सेकंड को ट्रैवल किया, सेकंड से थर्ड को ट्रैवल किया, है ना। तो आप ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर का डिस्टेंस भी तो ऐड करोगे इसमें ना, 10 और 10 20 तो हो गया, 20 तो आपने ट्रैवल किया, लेकिन ऑलरेडी आप एक हाइट पे हो। जिस तरह से ये पर्वतारोही या हाइकर एक हाइट पे था पहले से, इस हाइट पे, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका बी पार्ट करवा रहा हूँ मैं, ये इजी है। लिखा है ये जो फ्रैक्शंस है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखनी है। असेंडिंग मीन्स पहले स्मॉल फिर ग्रेटर फिर ग्रेटेस्ट, डिसेंडिंग मीन पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी। तो इन सब चीज़ों से पहले हमें ऐसे तो पहचान में पता ही नहीं चलेगा कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर अलग अलग है। सबसे फर्स्ट टास्क होगा हमारा सबके डिनोमिनेटर्स को सेम करना। सेम कैसे करेंगे, सबके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, यूं करके लिखते हैं 2 6 4 10, ठीक है। अब एक टेबल यहाँ पे लिखते हैं,
जैसे 2 1 ज़ा 2, एक ही टेबल से सबको डिवाइड करते हैं, जो जो हो जाता है। 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, ठीक है। अब जब एक ही टेबल से सब डिवाइड होना बंद हो जाते हैं, जैसे 3 है, अभी 3 के टेबल से होगा, 2 2 के, 5 5 के, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाना है, ठीक है। तो ये इन सब की क्या करनी है आपने, मल्टीप्लाई। वो क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ये आ गया एलसीएम। तो कितना, 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 5 ज़ा 60 आया एलसीएम, ठीक है। अब सबके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 60 बनाना है। तो सबसे पहले 3/2 को बनाते हैं 60। देखो वही तरीका, 2 है अपॉन में, तो बाकी फैक्टर्स क्या बच गए 60 के, 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 2 ज़ा 6, 5 ज़ा 30, यानी 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 30 से। तो न्यूमिनेटर को भी 30 से, 90/60, 3/2 अभी बना। उसके बाद 7/6, अब 7/6 है ये, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 60 बन जाए, 6 10 सा है ना, ये तो माइंड में ऐसे ही आ गया। लेकिन 2 3 सा होता है 6 है ना, ये 6 है यहाँ पे, तो 2 5 सा 10 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 70/60। ये दूसरी फ्रैक्शन को हमने चेंज कर दिया। तीसरी है 5/4, 4 माने 2 इंटू 2 4, ये यूज़ हो गया है, बचा 3 इंटू 5, 15 से करना है। ऐसे करके आप जल्दी से पता कर सकते हो, डिवाइड का करने की ज़रूरत नहीं है। 75/60। उसी तरह से 23/10 है, तो ये तो आप जानते हैं, 23 इंटू 10 इंटू 6 होता है, तो ये भी 6, 138/60। इन सब के डिनोमिनेटर अब सेम आ गए, तो जिसका न्यूमिनेटर अब बड़ा होगा वही क्या होगी, ग्रेटेस्ट होगी, जिसका छोटा होगा स्मॉल होगी। तो अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वन, जैसे पहले लिखना हमें असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मीन्स सबसे छोटी देखनी है पहले। तो देखो सबसे छोटा किसका न्यूमिनेटर है, यहाँ पे देखो 90 है, 70 है, 75 है, 138 है। तो 70 जिसका न्यूमिनेटर है वो है 7/6, यानी सबसे किस ऑर्डर में लिख रहे हैं हम, लिख लेना है यहाँ पे, राइटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में 70/60 नहीं लिखना है, उसका रियल रूप लिखना है, वो क्या है 7/6, ये है सबसे छोटी। फिर उससे थोड़ी बड़ी कौन है, लेस देन, इससे थोड़ी बड़ी 70 के बाद कौन है, 75, मतलब 5/4 वाली। 75 के बाद 90, 90 वाली कौन है, 3/2, और फिर 23/10। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो असेंडिंग है उसी से हेल्प लेंगे। इसमें जो सबसे लास्ट है वो सबसे पहले आ जाएगी, ठीक है। इसमें ग्रेटर देन का निशान लगेगा, क्योंकि 23/10 ही सबसे ग्रेट है। इससे छोटी कौन है, 3/2, इससे छोटी 5/4, इससे छोटी 7/6। तो असेंडिंग लिख लिया आपने, तो असेंडिंग को देख के ही डिसेंडिंग लिख दें, जो लास्ट थी वो फर्स्ट हो जाएगी, फिर इस तरह से चलेगी, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लेस देन का निशान लगता है, डिसेंडिंग में लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको स्मॉलर फ्रैक्शन लिखनी है, ये पेयर है एक, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तब तो इजी हो जाता है, जो जिसका न्यूमिनेटर स्मॉल है वो स्मॉलर फ्रैक्शन है। 12/27 इज स्मॉलर फ्रैक्शन। लेकिन जैसे डी पार्ट, यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो सबसे फर्स्टली आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 14 एंड 3 का क्या निकालोगे, एलसीएम, राइट, जो कि कितना आएगा 42।
एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया है आपको। तो अब 1/14 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा, ये आ गया। और 1/3 का भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14/42 आ जाएगा। अब देखो आप कौन है स्मॉलर, 14 या 3/42? ये वाली 3/42 कौन है, 1/14। तो 1/14 इज स्मॉलर, ठीक है। नेक्स्ट है कंपेयर एंड पुट द एप्रोप्रिएट साइन इन द बॉक्स। कहने का मतलब कि कौन बड़ी है या कौन छोटी है, या इक्वल ही तो नहीं है दोनों फ्रैक्शंस। तो जब तक डिनोमिनेटर इनके सेम नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं बता पाएंगे। तो 9 और 4 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। 9/4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। तो 7/4 को भी 36 बनाना है, तो 9 से है ना, 7 9 ज़ा 63 और 36 ये बन गया। और 8/9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, है ना। पता कैसे चला कि 9 से करनी है, यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है, 9 4 ज़ा 36 होता है ना। तो यहाँ पे नीचे क्या है, 4 है, तो 4 इंटू 9, या 9 है तो 9 इंटू 4। तो अब देखो आप क्या साइन लगेगा, 7, ये आ गए इनके रियल रूप, 63/36, 32/36। तो ये बड़ी है ना, 7/9 वाली, 7/4 वाली, सॉरी, ठीक है। तो निशान लगाने हैं यहाँ पे, क्या निशान लगाएंगे, 7/4 वाली ग्रेटर है तो खुला मुँह इसकी तरफ, 7/4 ग्रेटर देन 8/9। अगर दोनों सेम इक्वल वैल्यू आती तो इक्वल टू लगता, अगर ये ग्रेटर आती तो ये लेस होती, फिर लेस देन लगता। इस तरह के सारे पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग, इसका मैं सी पार्ट ले रहा हूँ। जब भी हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो फर्स्टली ईजीएस्ट तरीका क्या है हमारे पास कि एलसीएम लेके हम ऐड करें। एलसीएम लेने का मतलब डिनोमिनेटर इक्वल कर दें। सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल करना है, तो 8 × 4 + 3/4, मतलब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर प्लस न्यूमिनेटर। ये तरीका है सॉल्व करने का। माइनस ये भी 7 × 2 + 6/7। मल्टीप्लाई और प्लस में मल्टीप्लाई होता है, पहले 8 4 ज़ा 32 एंड 3 35/4, 7 2 ज़ा 14 और 6 20/7। अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इनकी जो डिनोमिनेटर है वो सेम करने पड़ेंगे, तब जाके इजीली हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो क्या लिखेंगे, 4 और 7 का एलसीएम है ना, एलसीएम ऑफ 4,7 जो कि होता है 28। जब भी वो कॉमन टेबल में नहीं आते डिनोमिनेटर तो उनकी मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम होता है। आप यूँ करके भी निकाल सकते हो, वही आएगा। देखो 2 2 ज़ा 4 7, अब 2 से डिवाइड होगा और 7 से, तो ये इन सब की मल्टीप्लाई होता है एलसीएम। 2 2 ज़ा 4 7 ज़ा 28। तो इट मीन्स कि आपको 35/4 का भी 28 बनाना है, तो 4 × 7, यहाँ पे भी 7, तो ये क्या बन गया, नीचे तो 28 बनेगा, 245 बन गया है, ठीक है। और 20/7 क्या बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, 80/28। अब करो इनको माइनस, तो क्या लिखेंगे, 245/28 माइनस 80/28, है ना। ये जब हमने लिख दिया उसके बाद डिनोमिनेटर एक ही ले लेते हैं, सेम हो तो ले लिया। 245 न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर हम माइनस कर देते हैं,
तो कितना आएगा, इक्वल टू आपको नीचे की लाइन में लिखना है, मैं आगे को लिख रहा हूँ। 245 से 80 माइनस कर दो, है ना। 145, 155, 165 अपॉन 28, ये इसका सॉल्यूशन है। जैसे ये क्वेश्चन है 25 अपॉन 2, 5 अपॉन 8 एंड प्लस 1 अपॉन 8। देखो यहाँ पे दो चीज़ें प्लस की हैं, दो वैल्यूज़, दो फ्रैक्शंस और एक माइनस की है। तो सबसे पहले प्लस माइनस करने से भी पहले हमें क्या करना होगा, इन सब के डिनोमिनेटर क्या करने होंगे, सेम करने होंगे। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, 2, 8 एंड 8 का एलसीएम। ठीक है, तो क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2, 8, 8, 2 के टेबल में 2 1 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 4 ज़ा, 1 ज़ा को 1 ज़ा ही रहने देना, जो डिवाइड नहीं हो रहा है वो एज इट इज़, 2 2 ज़ा, 2 2 ज़ा, 1 ज़ा 1 ज़ा, जो डिवाइड नहीं हो रहा वो एज इट इज़। तो ये आ गया, ये आया एलसीएम इन सब की मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो इट मीन्स 25/2 का डिनोमिनेटर 8 बनाना है तो 4 से करनी पड़ेगी, है ना। ये बना दिया। 5/8 को, ये ऑलरेडी है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यानी इनके डिनोमिनेटर 8 ही है। तो 25/2 की जगह मैं क्या लिखूँगा, 100/8 माइनस 5/8 प्लस 1/8। एज यू नो, प्लस प्लस वाले ऐड कर दो पहले। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो न्यूमिनेटर को हम ऐड कर देते हैं ना, 100 प्लस 1, और न्यूमिनेटर को यहाँ पे माइनस कर देंगे। नीचे एक ही डिनोमिनेटर ले लिया, जब कब लेते हैं ऐसा, जब सभी डिनोमिनेटर सेम होते हैं, राइट। तो 100 प्लस 1 हो गया 101 माइनस 5/8, कितना हो गया, जो भी आंसर आया आप लिख लेना। क्वेश्चंस की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप इनके क्या करो, पहले सेम डिनोमिनेटर, फिर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट्स के रूप में है, अमन परचेज्ड हाफ kg ऑरेंजेस, 1 kg एप्पल एंड 1/4 kg ग्रेप्स, टोटल क्वांटिटी ही परचेज्ड। तो पहले स्टेटमेंट में आप लिखेंगे, जैसे स्टेटमेंट लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ ऑरेंजेस अमन परचेज्ड हाफ kg, फिर एप्पल कितने खरीदे वो, फिर ग्रेप्स कितने खरीदे वो, फिर टोटल क्वांटिटी। तो टोटल क्वांटिटी क्या होगी, टोटल क्वांटिटी मीन्स इन सब का एडिशन, हाफ प्लस 1 प्लस 1/4। तो आप इसको तो इजीली कर ही लेंगे, पहले डिनोमिनेटर सबके क्या करोगे, सेम बाय एलसीएम, फिर बस ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नयन अपने रूम को डेकोरेट करना चाहती है। शी बॉट अ रिबन ऑफ 5 मीटर। देखो 5 मीटर लेंथ का रिबन लेती है, फिर उसके 2 पीस कट कर लेती है, ठीक है। तो फिर एक पीस उसने कट किया 3/2 मीटर का, और एक पीस कट किया 1/4 मीटर का फ्रॉम द रिबन 5 मीटर से। फिर व्हाट लेंथ ऑफ रिबन लेफ्ट विद हर आफ्टर कटिंग द 2 पीसेस। 2 पीस उसने कट कर लिए 5 मीटर से, अब कितना जो रिबन है उसके पास बचा। तो आपको पता है टोटल लेंथ है 5 मीटर, से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो उसने कट किया, 3/2 माइनस 1/4, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो क्वेश्चन बन गया फिर कैसा बन गया, फ्रैक्शन वाला बन गया, है ना। तो क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे, सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए ना। 1 2 4 एलसीएम क्या आएगा सबका, 1 2 4 का जो एलसीएम है वो आएगा 4, ठीक है। अब ऐसे करके निकाल दो, 2 के टेबल में 1 ज़ा 2 ज़ा,
2 टू ज़ा 4 आया एलसीएम। तो 5 अपॉन 1 है एक्चुअल में ये, तो इंटू 4 अपॉन 4 है ना, तो ये क्या बन जाएगा 20 अपॉन 4। ठीक है, ये 5 को चेंज किया मैंने, 3 अपॉन 2 को 2 से, तब बनेगा 4 ना, और 1 अपॉन 4 तो है ही 1 अपॉन 4, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो स्टेप है ये आगे आके फिर कैसा बनेगा, नेक्स्ट जब पहुँचेंगे इस स्टेप में, तो जो 5 है उसको लिखा 20/4 माइनस 3/2 को क्या लिखा है 6/4 माइनस 1/4। अब आप जानते हैं ऐसी सिचुएशन हो तो डिनोमिनेटर सेम ले लेते हैं और ऊपर न्यूमिनेटर में जिसके साथ जैसा सिंबल है वो लगा देते हैं, है ना। तो 6 और 1 ऐड हो जाएगा, -7 बन जाएगा, है ना। तो 20 - 7/4 तो कितना बना है 20 13/4। ये उसके पास उतना रिबन बच गया। दोबारा से समझ लो, 5 मीटर था, कट कर दिया, ये भी कट कर दिया, मतलब माइनस हो जाएंगे दोनों, बस इतनी सी बात है। वो डिटेल स्टेटमेंट जरूर लिखनी है शुरू में, कैसे लिखते हैं वो मेरे को बताना है आपने। 7th जो क्वेश्चन है आपका, अनिल वीट खरीदता है 6 and 1/4 एंड 1/5 वो यूज़ कर लेता है, तो व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट ही लेफ्ट। भाई 4 टॉफ़ियाँ ली आपने, एक ही यूज़ कर ली मतलब खा ली, तो कितनी बची 4 - 1 = 3। सेम यहाँ पे होगा, टोटल वीट से जो उसने यूज़ करी 6 ऑफ 1/4 से माइनस हो जाएगा 1 ऑफ 1/5। दोनों ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहे हैं ये, 7/19 में क्या ऐड करें कि क्या बन जाए 1 बन जाए। तो इसको पता करने के लिए आपको 1 और 7/19 का क्या निकालना है, डिफरेंस, 1 - 7/19। ठीक है, अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, होल नंबर है, ये फ्रैक्शन है, तो 1 को भी फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। एलसीएम कितना आया दोनों का 19, तो 1 का भी क्या क्रिएट कर देंगे, 1 को भी किस में चेंज कर देंगे 19 में, है ना। तो 1 क्या बन जाएगा एक्चुअल में 19/19, 1 ही होता है वो ना, -7/19। अब ईजी हो गया, डिनोमिनेटर सेम, तो ऊपर 19 - 7 कितना आ गया ये 12/19। आंसर क्या आया 12/19। तो 7/19 में हमें 12/19 ऐड करना होगा, वी हैव टू ऐड 12/19। चाहे आप प्रैक्टिकली फिर करके देख लें भी हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। 12/19 कर दिया तो 19 नीचे, 7 + 12, तो 7 + 12 हो गया 19, है ना। तो 19/19 जिसका मतलब होता है 1। ठीक है, करें। तो जब भी ऐसा पूछा जाए कि व्हाट वी शुड ऐड टू गेट दैट नंबर, तो उन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। नेक्स्ट अमृता के बारे में है, उसने अपना वज़न कराया तो उसने देखा कि उसका वेट बढ़ गया है, गेंड 4 ऑफ 8/9 kg, और लास्ट मंथ उसका वेट था 52 ऑफ 3/8 kg। तो अभी जब उसने वेट चेक कराया तो उसका कितना वेट था, ये तो उसने ये देखा ना कि उसका वेट कितना बढ़ गया। मान लो 100 में आप वो अभी 30 kg के थे मान लो पिछले मंथ, अभी आपने चेक कराया तो आप बोलते हो अपनी फ्रेंड को कि मैं 2 kg इंक्रीज़ हो गया, गेन हो गया मेरा वेट। तो आपका वेट एक्चुअल में अभी कितना है 30 + 2 यानी 32 kg। तो वैसे ही केस इसमें ये जो लास्ट मंथ का वेट है और वेट गेन है ऐड कर देंगे, तो आपको अभी जो आपने वेट कराया पता चल जाएगा कितना वेट है आपका, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन है ये। लास्ट वन क्या है आपका, तो लेसिस शू के लिए 2 लड़कियां खरीदती हैं अलग अलग लेंथ्स के, तो हमें टोटल लेंथ बतानी है। टोटल लेंथ मीन्स दोनों लेंथ का सम कर देंगे, बस सम कर देंगे वो फाइनल लेंथ आ जाएगी। और ये भी पूछा कि किसके शू लॉन्गर है, लेसिस लॉन्गर है,
तो आप जो फर्स्ट फ्रैक्शन है और सेकंड फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर सेम करो, पता चल जाएगा, है ना।